नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का सबसे पहला टॉपिक जिसको हम हिंदी की यदि हम शुरुआत करते हैं, तो जहाँ से हम करते हैं उस टॉपिक का नाम है वर्णमाला। और दोस्तों वर्णमाला से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खास तौर पे यूपी ट्रिपल एससी का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? और इससे जो प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी कई एग्जामों में पूछ चुका है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन हैं हिंदी जो के सभी वर्णमाला से संबंधित है और यूपी ट्रिपल एससी की किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के इस पहले अपने क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो दोस्तों छ का क्रम जो है वो का के बाद आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों छ एक संयुक्त वर्ण है, ठीक है? और ये का और षटकोण वाले सा इन दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है? तो इसका जो क्रम है वो किसके बाद आएगा? ये का के बाद आता है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह अलग अलग दिखाना कहलाता है वर्ण विच्छेद। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्णमाला में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो का से लेकर माँ तक होते हैं, ठीक है? का से लेके माँ तक होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, ठीक है? और इस प्रकार से इनकी संख्या हो जाती है 25। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालव्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्णमाला के से रिलेटेड जो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने डिटेल में आपको वर्णमाला पढ़ाई है, उसको आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है? वहीं से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो दोस्तों अभी बताया था का के बाद क्या आएगा? छ आएगा, ठीक है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो दोस्तों आपने मूर्धा ध्वनि सुनी होगी, कंठ ध्वनि सुनी होगी, दंतोष्ठ ध्वनि सुनी होगी, लेकिन ग्रीवा ध्वनि नहीं सुनी है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? दोस्तों आप पहले सोच सकते हैं कि किसका स्थान होगा, उसके बाद तो मैं आंसर आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है? तो पहले आप कोशिश करिए कि इसको कैसे, मतलब कौन सा आंसर आपका सही हो रहा है, ठीक? तो किस व्यंजन का दोस्तों उच्चारण स्थान तालव्य है ये पूछा गया है, तो ये है झा का, ठीक है? अब दोस्तों झा वर्ग में कौन को झा सॉरी तालव्य में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो दोस्तों इसमें आता है चा, छ, ज, झ, ऐया, है ना? तो दोस्तों ये सारे के सारे जो हैं वो किस में आते हैं? तालव्य में कहलाते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं अयोगवाह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 होते हैं, अंग और आहा, ठीक है? ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को 2 वर्ग में बांटा गया है। और वो 2 वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों वो 2 वर्ग हैं घोष और अघोष, ठीक है दोस्तों? घोष और अघोष। घोष को दोस्तों हम सघोष भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है? और घोष और सघोष हमारे क्या हैं? ये स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण है, ठीक है? वर्णों का वर्गीकरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसे उच्चारण स्थान को हम बोलते हैं वर्तस्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अब दोस्तों इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसमें आपके 4 वर्ण आते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, और वो 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो वो हैं आपके रा, ला, जा और सा। ठीक है, ये बतस्से वर्ण कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों दंत्य वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जो जीभ है वो दांतों पर लगती है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है यानी कि सा, ये हमारा दंत्य वर्ण है। अब दंत्य वर्ण में दोस्तों कौन कौन से आते हैं, तो ता वर्ग के सभी वर्ण आते हैं। ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, और इसके अलावा ला और सा, ये भी हमारे सबके सब दंत्य वर्ण में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों अभी आपको बताया था अनुनासिक वर्ण, ठीक है, सॉरी वो युग्म बताया था। अनुनासिक वर्ण दोस्तों वो होते हैं जिनके उच्चारण में हवा जो है वो मुंह के अलावा नाक से भी निकलती है। तो इसका सही उच्चारण हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, इन्हें बिना नाक की सहायता से नहीं बोला जा सकता। यदि हम नाक बंद करके माँ बोलें तो हम नहीं बोल पाएंगे, तो ऐसे वर्ण हमारे अनुनासिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? तो दोस्तों घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? गा। ठीक है, अब घोष और अघोष दोस्तों क्या होते हैं, तो घोष वर्ण तो वो होते हैं जो प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और साथ में या, रा, ला, वा और हा, ये हमारे क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो का तो दोस्तों फर्स्ट में आ गया, ठीक है, खा सेकंड में आ गया, चा, चा भी फर्स्ट में आता है, ठीक है, गा हमारा थर्ड में आता है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो अंतस्थ व्यंजन इसमें है आपका या। अब अंतस्थ व्यंजन दोस्तों कौन कितने होते हैं? 4 होते हैं, और वो होते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प, फ, ब, भ, म, ठीक है, कौन से व्यंजन होते हैं? तो दोस्तों ये हमारे होते हैं ओष्ठ व्यंजन, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे दोनों होंठ आपस में मिलते हैं उन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों ये कहलाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा एकदम। अगला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? स्वर है। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है दोस्तों? ये स्वर है। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर दोस्तों आपके होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। ठीक है, ये हमारे ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ में दोस्तों आपके क्या आते हैं? बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ, साथ में ए, ऐ, ओ, औ भी आता है। ठीक है, और अगर प्लुत की दोस्तों बात करें तो प्लुत में केवल एक आता है। ठीक है, ये वो होता है जिसमें ह्रस्व और दीर्घ से भी ज्यादा यानी कि 3 गुना समय लगता है जिसके उच्चारण में। इसे कुछ इस प्रकार से शो करते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा, सा, हा, शा, सा और हा। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन अभी बताया था आपको, या, रा, ला, वा, 4 होते हैं इनकी संख्या। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं? तो हिंदी भाषा में दोस्तों जो कुल वर्ण लिपियां हैं वो कितनी है? 52। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो दोस्तों मध्य स्वर बोलते हैं छोटे आ को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, निम्न में कंठ वर्ण है? तो दोस्तों कंठ वर्ण है आ, हा और विसर्ग, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ का प्रयोग होता है दोस्तों, है ना, कंठ से जो स्वर बोले जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंठ वर्ण। ठीक है, स्वर हो चाहे व्यंजन हो। अगला प्रश्न है, प्र में पूर्ण वर्ण है? तो दोस्तों प्र में पूर्ण वर्ण है रा, और पा इसमें आधा है।
ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है शाह का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों शाह का उच्चारण स्थान है तालु। ये कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। ठीक है, अब तालु से दोस्तों कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो दोस्तों चा, छ, जा, झा, या, श और ज्ञा, ये सारे के सारे वर्ण हमारे दोस्तों कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से। इसके अलावा स्वरों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो छोटा ई और बड़ी ई ये भी हमारे तालु से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है वा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसकी संख्या है 33। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन हमारे शा, सा, सा होते हैं, साथ में हा भी होता है, तो गा हमारा ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन ज्ञा किससे बनता है? तो दोस्तों ज्ञा बनता है जा प्लस या से, आधे जा और या से मिलकर संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनेगा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा व्यंजन है? तो दोस्तों वह हमारा अंतस्थ व्यंजन है, या रा लावा, है ना। अगला प्रश्न है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो दोस्तों ये हमारा है ए, कंठ और तालु से बोले जाने वाला। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो दोस्तों संघर्षी व्यंजन निम्न में से हमको बताना है ये कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हा, हा जो है वो हमारा स्पर्श ओ सॉरी संघर्षी व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है? ठीक है, तो टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अणा, धा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो दोस्तों संयुक्त स्वर हमारे कौन कौन से? ए, आई, ओ, औ, केवल ये चार ही। ठीक है, संयुक्त स्वर वो होते हैं जो अन्य स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो दोस्तों पार्श्विक व्यंजन हमारा कौन सा है? ला। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? शब्द बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अय्या का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका उच्चारण स्थान है नासिक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संकर शब्द किसे कहते हैं? तो दोस्तों संकर शब्द कहते हैं दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं संयुक्त स्वर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो दोस्तों रिवाज में री नहीं है। ठीक है, री की मात्रा हम देखेंगे ये लगती है इस प्रकार से, जैसे कृष्णा में लगी है, कृष्णा में। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो दोस्तों स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां हमारी क्या कहलाती हैं? अनुस्वार कहलाती हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है था किस वर्ग का व्यंजन है? तो दोस्तों था है हमारा दंत्य वर्ग का। ठीक है, अब दंत्य वर्ग में दोस्तों कौन कौन से वर्ण आते हैं तो देख लेते हैं। ता आएगा, था आएगा, दा आएगा, धा आएगा धनुष वाला, ठीक है, ना आएगा, और पीछे बताया था ला भी आता है और सा भी आता है। ये सारे के सारे हमारे दंत व्यंजन कहलाते हैं। अगला है ज्ञा को वर्णमाला में माना जाता है। तो दोस्तों इसे माना जाता है संयुक्त व्यंजन। ये बताया था भी, आधे जा और अय्या से मिलकर बनता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? तो दोस्तों स्पर्श संघर्षी है इसमें ऑप्शन ए हमारा झ। ठीक है। अब स्पर्श संघर्षी दोस्तों चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो च, छ, ज और झ, ये चार हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? तो दोस्तों प्रकंपित वर्ण कौन सा है? र। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मुखावयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों यह है ऊष्म ध्वनि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंत और विदेश शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प है? तो दोस्तों इसका शुद्ध विकल्प है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है? तो दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है? तो दोस्तों ये है था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? तो दोस्तों बा जो है वो हमारा तालव्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि दा। अगला प्रश्न है 50वां, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? तो दोस्तों विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो ह की भांति होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोले अतः तो हम अतः बोलेंगे इसको, है ना। पुनः तो हा का उच्चारण होता है अंत में। ठीक। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों यह होता है नासिक्य। ठीक है, कैसे होता है? तो का, ख, ग, घ, अइया, है ना। फिर चा, छा, जा, झा, अइया। इस प्रकार से ये लास्ट के जो अंतिम पांचवें वर्ण होते हैं ये हमारे नासिक्य होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे बोलते हैं मात्रा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो दोस्तों या भी होता है, रा भी होता है, ला भी होता है, वा भी होता है, हा नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को दोस्तों कहा जाता है महाप्राण। ठीक है, क्या कहा जाता है दोस्तों? महाप्राण। अब महाप्राण दोस्तों कौन से होते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा तेजी से ली जाए या फिर छोड़ी जाए, ये प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण होता है। और साथ ही साथ श, सा, सा और हा, श, सा, सा और हा। ठीक है, ये सारे विसर्ग वो महाप्राण कहलाते हैं। इसके अलावा अल्प प्राण होते हैं दोस्तों, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और साथ ही साथ यारा, लावा, यारा, लावा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा व्यंजन नासिक्य है? तो नासिक्य दोस्तों इसमें केवल एक है, डी, है ना। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा स्वर दीर्घ है? तो दोस्तों दीर्घ स्वर हमको इसमें बताना है, तो वो कौन सा है? ऐ। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों स्वरों की संख्या है 12। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।